गुफा में पहुंचकर अमात्य शक्टार ने बिना समय गंवाए एक एक करके सारे संदूक खोल दिए और इसके बाद का नजारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। शक्टार के इसलिए क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि अमात्य राक्षस ने कोषागार से इतनी बड़ी मात्रा में कोष निकलवाया होगा, और गुप्तचर की इसलिए क्योंकि उसने आज से पहले कभी इतना धन देखा ही नहीं था। तो अब शक्टार की कुछ करने की बारी थी। इतना सारा कोष। महाराज धनानंद, तुम इतना कुछ कर सकते हो तो थोड़ा मैं भी कुछ कर सकता हूं। चलो उठाओ इसे। अमात्य, आप ऐसा कैसे? मैंने कहा उठाओ इसे। ये आप क्या कह रहे हैं अमात्य? सुना नहीं मेरा आदेश? शक्टार का आदेश पाकर गुप्तचर निरुत्तर हो गया था। वो असमंजस में था कि शक्टार जैसा सच्चा प्रजा सेवक ऐसा कैसे कर सकता है, पर आदेश तो आदेश था, तो वो एक एक करके उसमें से कुछ संदूक खींचकर बाहर लाए। इतने संदूक काफी है अमात्य। एक बड़ी सी घोड़ागाड़ी का प्रबंध करो। अमात्य, ये क्या कह रहे हैं आप? प्रश्न नहीं गुप्तचर, मैंने जितना कहा है उतना करो। जी अमात्य। तो कुछ ही घंटों में वो गुप्तचर एक गाड़ी लेकर अमात्य शक्टार के पास पहुंच गए, जिसमें वो संदूक लादे गए और फिर शक्टार उसे वहां से विदा करके गाड़ी लेकर अपने घर की ओर चल दिया। नगर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो चुकी थी, तो शक्टार ने गाड़ी को बीच चौराहे पर रोका, जिसके बाद गाड़ी से घोड़े खोलते ही संदूक के भार से गाड़ी पीछे की ओर झुकी और एक एक करके संदूक नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया। रात इतनी गहरा चुकी थी कि शायद ही पाटलिपुत्र में कोई जग रहा हो, पर तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई शक्टार की आवाज गूंज उठी। आओ पाटलिपुत्र के वासियों, आओ संपूर्ण मगध वासियों, आओ आओ और ले जाओ, अपने अपने घर से बाहर निकलो। ये सोने का नहीं, जागने का समय है। अरे संकोच क्यों कर रहे हो? आओ आओ, ये सब तुम्हारा ही है। आओ और ले जाओ, ये सब तुम्हारा है। चोर इसे ले गए थे, परंतु मैं उनसे वापस ले आया। आज के बाद मगध में कोई दरिद्र नहीं रहेगा। कुछ लोगों ने तुम्हारे दिए गए कर को अपना समझा था, परंतु अब नहीं, अब और नहीं। ये शक्टार उन सब की निद्रा उड़ा देगा जिन्होंने मगध वासियों के साथ ऐसा छल करने का प्रयास किया है। आओ और जितना ले जा सके ले जाओ। आओ आगे बढ़ो और अपना धन ले जाओ। शक्टार पागलों की तरह सारा खजाना लुटा रहा था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की गलियां सोने चांदी और मोती माणिक से भर गई थी। लोग पागलों की तरह जितना हो सके सोना चांदी उठा उठाकर अपने अपने घरों में ले जा रहे थे, जबकि इधर सबसे अनजान धनानंद किसी नर्तकी के हाथों से मदिरा का आनंद उठाने में व्यस्त था। सुंदर, अति सुंदर, कितना अच्छा नृत्य करती हो सुंदरी। और जितना सुंदर नृत्य उतनी सुंदर काया, अति सुंदर। जी कहता है कि ये रात्रि कभी समाप्त ही ना हो। मेरी कला और काया सब आपकी ही है महाराज, परंतु आप हैं कि मेरी ओर देखते तक नहीं ठीक से। असत्य सुंदरी, असत्य। आज तो मैं क्या, समस्त दरबार ही तुम्हें देख रहा था। झूठ कहते हैं आप। मैं झूठ कहता हूँ? क्यों भला? जिस पर आपकी दृष्टि हो उस पर दृष्टि डालने का साहस किसी और में कैसे हो सकता है? नृत्य के साथ
बातें भी अच्छी करती हो। अभी आपने मुझसे भली भांति परिचय किया ही कहाँ है महाराज। सुंदर, अति सुंदर। तो आओ, आज तुम्हारा परिचय हो ही जाए। महाराज, तनिक कोमलता से। ये कौन मूर्ख है जिससे हमारा एक क्षण का चैन नहीं देखा जाता? ठहरो, मैं अभी आया। मेरी प्रतीक्षा करना सुंदरी। जाने दीजिए महाराज, किसी ने भूल से बजा दिया होगा घंटा। अरे ठहरो तुम, मैं अभी। ये शोर कैसा है? क्षमा करें महाराज, आपसे एक आवश्यक वार्तालाप करना है मुझे। अमात्य राक्षस, आप इस समय क्या कर रहे हैं यहाँ? बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई तुम्हारी? महाराज, मुझे कुछ क्षणों का समय दीजिए, मात्र कुछ क्षणों का। रक्षकों, अमात्य को प्रवेश दिया जाए। क्या हुआ महाराज? अमात्य इतनी रात्रि में? एकांत। उचित है, जाती हूँ। महाराज की जय हो। अब कहो अमात्य। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। कारण, पूरा कारण बताओ। महाराज, उस शक्तार की मति मारी गई है। वो किसी विक्षिप्त की भांति संपूर्ण नगर में राजकोष लुटा रहा है। राजकोष लुटा रहा है? तात्पर्य? महाराज, मुझे तो लगता है कि कोष का वो हिस्सा जो हमने राजकोष से निकलवाकर गुफा में पहुंचाया था, वो उसके हाथ लग गया है। क्या? ये कैसे संभव है? तुमने ही कहा था ना कि वो धन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सुरक्षित था महाराज, पूर्ण रूप से सुरक्षित था। मैंने स्वयं अपने हाथों से उस गुफा पर पत्थर रखकर उसे सुरक्षित किया था। अमात्य राक्षस, हमने आप पर आवश्यकता से अधिक विश्वास किया, और आपसे तो एक छोटा सा कोष सुरक्षित नहीं किया गया। मुझे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा कोष उस दुष्ट शक्तार के हाथ कैसे लग गया। परंतु आप कैसे कह सकते हैं कि वह वही कोष है जो? महाराज, क्योंकि वो मूर्ख स्वयं चीख चीख कर कह रहा है कि ये मगधवासियों का धन है और कुछ लोगों ने इसे चोरी किया था, इसीलिए वो ये कोष वापस मगध की प्रजा को लौटा रहा है। अनर्थ, घोर अनर्थ। परंतु वो नीच शक्तार वहां तक पहुंचा कैसे? इसका उत्तर अभी तो मेरे पास नहीं है महाराज। क्यों नहीं है? आपके पास इसका उत्तर? इस पूरे प्रकरण का भार तो आप पर ही था ना? हाँ महाराज। ना, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी अमात्य, कदापि नहीं। महाराज, मुझे लगता है कि अभी हमें शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए। और शांति? कैसे शांत हो सकता हूं मैं? कैसे अमात्य राक्षस, कैसे? ये मेरी साख का प्रश्न है। क्या आप नहीं जानते कि यदि प्रजा को इसकी तनिक से भी भनक लग गई तो क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ महाराज, मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है, और इसीलिए मैंने उस लाक्षागृह से सारे साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया था, ताकि किसी को पता न चल सके कि उस घर को बनाने में लाख का प्रयोग हुआ था और वहां इतने लोग जीवित जला दिए गए। शीघ्र ही इसका प्रबंध कीजिए अमात्य, अन्यथा मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं स्वयं नहीं करना चाहता। आप जानते हैं ना अमात्य राक्षस कि धनानंद अपनी साख बचाने के लिए किस सीमा तक जा सकता है? ऐसी स्थिति नहीं आएगी महाराज, इससे पूर्व ही इसका प्रबंध कर दिया जाएगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। कहिए, इस दवानल को बुझाने के लिए कोई योजना है आपके पास? अमात्य राक्षस धनानंद के कानों में बड़ी देर तक जाने क्या क्या बुदबुदाता रहा। बीच बीच में धनानंद कुछ पूछता तो अमात्य उसका उत्तर देता, और आखिर में अमात्य की बात समाप्त होने तक धनानंद का क्रोध भी कम हो चुका था। परंतु ये होगा कब?
महाराज यदि आप आज्ञा दें तो अभी। नहीं नहीं, ठहरो। अभी हमें एक एक कदम सावधानी से रखना होगा। स्मरण रखिए महाराज, अमात्य राक्षस के होते आपको चिंता हो जाए, ये असंभव है। जा सकते हैं आप। धन्यवाद महाराज। तो मैं अब जाकर हमारे रास्ते का कांटा निकालता हूं।